हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक पांडे ट्यूटोरियल्स। तो हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था बिल को, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से हम लोगों का जनरेट होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद अब उसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। तो जो बिजली के शुल्क हैं, जो बिजली मूल्य हम लोगों को देना होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, उसको जानते हैं हम लोग। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एक तरीके से द अमाउंट ऑफ द मनी फ्रेम बाय द सप्लायर्स फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, जितना पैसा, जो पैसा किसी भी सप्लायर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, कंपनी या बोर्ड, वो लेते हैं हमसे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स कहते हैं, जो बिजली शुल्क कहते हैं। जो हमारा बिल निकल कर आता है, जो हम पैसा उसको पे करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, द टैरिफ इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंज्यूमर फॉर कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या है? टैरिफ एक तरीके का शुल्क है, जो कि तरीका है किसी भी कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, उसको उसके ऊपर चार्जेस लगाने का, उसके ऊपर शुल्क लगाने का एक तरीका है। द टैरिफ कवर्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस अ रीज़नेबल कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका चार्ज, और जो सप्लायर उसको सप्लाई कर रहा है, और उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी तरीके का कोई कुछ भी कमी आती है, उसको ओवरकम करने के लिए, अगर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को अप्लाई कर रहा है, जैसे कि उसने लाइनमैन लगा रखे हैं, प्रॉपर फॉल्ट को चेकअप हो रहा है, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उन सब का जो ओवरऑल कॉस्ट है, वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ या हमारे बिल में लग कर आता है। जो सर्च चार्जेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो सब रीज़नेबल कॉस्ट इंक्लूड होती है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में। द एक्चुअल टैरिफ दैट द कंज्यूमर पे डिपेंड्स ऑन द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो असली जो एक्चुअल टैरिफ होता है, जो कंज्यूमर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बेसिस पर होता है। द कंज्यूमर बिल वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जो बिल होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कंज्यूमर हैं। अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं तो बिल टैरिफ्स अलग होंगे, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। अगर आप कॉमर्शियल कंज्यूमर हैं, उसमें भी कॉमर्शियल कंज्यूमर में भी आप लोगों का आ जाता है कि अगर आप किसी कंपनी स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं, कॉमर्शियल स्मॉल स्केल है, मीडियम है या लार्ज स्केल है, उसके भी टैरिफ्स अलग अलग रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कंजप्शन ऑफ द कंज्यूमर, the industrial consumers pay more tariffs because they use more power for the long time than a domestic consumer। तो इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर होते हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, उद्योग करते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, तो वो लोग ज़्यादा पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनसे ज़्यादा। द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कुछ दिए हुए फैक्टर्स हैं जिन पर कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स आपके डिपेंड करते हैं। तो चलिए उन्हें जानते हैं क्या है वो। तो उसमें पहला है हम लोगों का, द फर्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ लोड। तो किस प्रकार का हमारा लोड है, किस प्रकार का भार है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा टैरिफ क्या लगेगा। अगर डोमेस्टिक लोड है तो उस पर चार्जेस, इलेक्ट्रिक टैरिफ्स कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल और एनी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो उन पर अलग चार्जेस लगेंगे। दूसरा है इसका टाइम एट विच लोड इज़ रिक्वायर्ड। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस समय पे हम लोगों को लोड को इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। तो इस पर निर्भर करता है कि हम लोग किस टाइम पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल किस टाइप का होगा। तो थर्ड है इसका द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो पावर फैक्टर क्या है लोड का, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि हमारा पावर फैक्टर लीडिंग है कि लैगिंग है या कांस्टेंट है। तो पावर फैक्टर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल द बिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टैरिफ। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी यूज, कितना हम लोग एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है
कि हम लोगों का टैरिफ क्या बनेगा। तो चलिए हम लोग इसका जो इलेक्ट्रिक टैरिफ निकालने का एक फॉर्मूला है वो देखते हैं कि क्या है, उसके बेसिस पर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक टैरिफ्स। तो जो द टोटल बिल ऑफ अ कंज्यूमर एज 3 पार्ट्स, तो उसके जो कंज्यूमर का बिल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेमली कुछ एक होता है फिक्स चार्ज जिसको कि हम डी से डिनोट करते हैं। फिक्स चार्ज तो कांस्टेंट चार्जेस हैं जो कि फिक्स हैं बिल्कुल, जो कि हर किसी कंज्यूमर को देने ही हैं। दूसरा होता है सेमी फिक्स चार्जेस जिसको कि हम ए एक्स से डिनोट करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू एक्स। तीसरा है रनिंग चार्जेस जिसको कि हम बी बाई से डिनोट करते हैं। तो टोटल चार्जेस क्या होगा हम लोगों के, द टोटल चार्जेस आर द सम ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो वेयर सी हमारा क्या है, टोटल चार्ज से फॉर अ मंथ, किसी एक महीने के लिए अगर टोटल चार्ज है तो वो सी है। अगर हम देखते हैं कि एक्स क्या होगा, तो एक्स इज़ बेसिकली द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो एक्स है जो हमारा वो क्या है, मैक्सिमम डिमांड, कि कितनी मैक्सिमम डिमांड है हम लोगों की, वो कहलाएगी एक्स, दैट इज़ इन किलोवाट और केवीए। वाई है हम लोगों का टोटल एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड। तो किसी एक पीरियड में, किसी एक समय में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है उसको हम कहेंगे वाई से। और ए क्या है, टोटल कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो कॉस्ट पर किलोवाट आवर फॉर अ मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड के लिए कॉस्ट क्या है वो, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम डिमांड का जो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी मैक्सिमम डिमांड के लिए, दैट इज़ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या चार्जेस, वो निकल कर आ जाएंगे। और बी क्या है हम लोगों का, यहाँ पर बी हम लोगों का है कॉस्ट पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम, जितनी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं। एक तो डिमांड चार्ज होता है, एक एनर्जी कंजप्शन चार्ज होता है। तो एनर्जी कंजप्शन चार्ज हम लोगों का बी से होगा और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी एनर्जी हम टोटल यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका मल्टीप्लाई करके हम लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, रनिंग चार्जेस। तो बी इंटू एक्स, बी इंटू बाई हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग चार्जेस। डी क्या है, फिक्स चार्ज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरिंग द ईच बिलिंग पीरियड। तो फिक्स चार्जेस जो लगे होते हैं, फिक्स चार्जेस ही कांस्टेंट चार्जेस होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। तो इन सब को मिलाकर हम लोगों का क्या बनता है, टोटल जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है वो निकल कर आता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखें कि इलेक्ट्रिक टैरिफ, टोटल इलेक्ट्रिक टैरिफ किस तरीके से निकालते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का कि इसको जो टोटल इसी को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज 3 पार्ट इलेक्ट्रिक टैरिफ एंड इट इज़ मेनली अप्लाइड टू द बिग कंज्यूमर। तो ये जो 3 पार्ट जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक टैरिफ है, ये बिग कंज्यूमर्स के लिए अप्लाई होता है, जो बड़े उपभोक्ता हैं उन पर लगता है ये इस तरीके का इलेक्ट्रिक टैरिफ। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों की हेडिंग क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला हिंदी में भी आपको नोट्स हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की कंपोनेंट्स ऑफ पावर। तो पावर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी शक्ति है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं उनको देखते हैं। तो इसमें है KW किलोवाट, KVA किलो वोल्ट एम्पियर, KVAR किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव्स। तो ये डिफरेंट पावर के रिप्रेजेंटेशन है, पावर के कंपोनेंट्स हैं, ये उनको डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक करके। तो पहला है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द पावर गिवन बिलो। तो 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं पावर के। तो उसमें पहला है हम लोगों का, तो फर्स्ट वन इज़ एक्टिव पावर, दैट इज़ KW किलोवाट में। तो एक्टिव पावर बेसिकली क्या है इसको समझते हैं। द पावर विच इज़ एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन एन AC सर्किट इज़ कॉल्ड द ट्रू पावर और एक्टिव पावर और रियल पावर। तो जो ट्रू एक्टिव पावर है उसके 2 नाम और हैं, ट्रू पावर और एक्टिव रियल पावर। जो असली पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर, और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू पावर। तो इसके 3 नाम हैं, एक्टिव पावर, ट्रू पावर और रियल पावर। याद रखें ये MCQ में बन सकता है कि व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ एक्टिव पावर, तो उसका अलग दूसरा नाम होगा रियल पावर और ट्रू पावर। इसको यूनिट क्या होती है वो भी ध्यान रखें, ये भी इस पे भी बनता है क्वेश्चन। इट इज़ मेजर्ड इन किलोवाट, तो इसको हम मेज़र करते हैं किलोवाट में। इट इज़ एक्चुअल
आउटकम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम विच रन्स द इलेक्ट्रिक सर्किट और अ लोड। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है हमारा, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ से मिल रही है, वो एक्चुअली जो सर्किट को चला रहा है, उतना जो पावर कंज्यूम हो रहा है उसमें, वो हमारी क्या कहलाती है, एक्चुअल पावर। इसका फॉर्मूला भी है, तो इसको हम किलो वॉट को, एक्टिव पावर को कैसे निकालते हैं। एक्टिव पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड कॉस फाई इंटू 1000। तो 1000 का मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको किलो वॉट में निकालना है। तो KVA किलो वॉट को निकाल, एक्टिव पावर बेसिकली क्या है, VI कॉस फाई। तो कॉस फाई हमारा क्या है, पावर फैक्टर है किसी भी इलेक्ट्रिक पावर का, पावर फैक्टर है। तो ये हमारी हो गई एक्टिव पावर। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्टिव पावर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हम लोगों का एपियरेंट पावर। तो एपियरेंट पावर क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो एपियरेंट पावर बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं KVA से। तो KVA बेसिकली क्या है, KVA किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है KVA। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं ये क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इज़ नोन एज एपियरेंट पावर। जो पावर हमको एपियर होती है, जो प्रदर्शित होती है, दिखती है, उसको हम कहते हैं एपियरेंट पावर। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का। इसमें पावर फैक्टर 1 कर देते हैं हम लोग, पावर फैक्टर नहीं लेते, कॉस फाई नहीं लेते। तो KVA किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसको मेज़र हम किस में करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में मेज़र करते हैं। इसका फॉर्मूला है एक्टिव पावर का, एपियरेंट पावर का, सॉरी। तो एपियरेंट पावर इज़ बेसिकली व्हाट, KVA इक्वल्स टू V इंटू I इंटू 1000। तो वोल्टेज और करंट और इंटू 1000 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किलो वॉट किलो में ले रहे हैं। तो ये हम लोगों का हो गया एपियरेंट पावर। अब थर्ड कंपोनेंट है पावर का, दैट इज़ रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर बेसिकली क्या है, तो रिएक्टिव पावर द पावर विच फ्लोज बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे और पीछे की तरफ जो मूव करते, कभी आगे कभी पीछे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रिएक्टिव पावर। दैट मीन्स इट मूव्स इन बोथ द डायरेक्शन इन द सर्किट और रिएक्ट्स अपॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर। जो पावर रिएक्ट करती है, जो कभी आगे मूव करती है सर्किट में, कभी पीछे मूव करती है, मतलब इन ड्यूअल डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल पावर जो होती है, उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। द रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो KVAR में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट याद रखें कि रिएक्टिव पावर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा VI sin फाई। तो इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम वोल्टेज और करंट में, तो हमको रिएक्टिव पावर मिल जाएगी। तो इसके साथ में ये पावर के कंपोनेंट्स कंप्लीट होते हैं। इसमें हम इसको पावर ट्रायंगल की मदद से समझते हैं कि होती क्या है ये। तो पावर ट्रायंगल की मदद से अभी हम इसे समझेंगे कि व्हाट इज़ पावर। तो ये डायग्राम है जो कि हमारे पावर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो बेसिकली जो पावर ट्रायंगल है, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो इसका जो बेस होता है, जो इसका बेस है, तो जो वो रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का क्या, वो हम लोगों का रिप्रेजेंट करता है एक्टिव पावर को। तो एक्टिव पावर बेसिकली क्या है, ये थीटा है। तो बेसिकली थीटा क्या है, हम लोगों का पावर फैक्टर है। तो अगर हम लोगों को एक्टिव पावर निकालनी है तो ये VI cos फाई हो जाएगा, VI cos फाई। तो एक्टिव पावर यहाँ से निकल के आती है। अगर हम लोगों को रिएक्टिव पावर देखनी है तो रिएक्टिव पावर बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर में जो आती है वो रिएक्टिव पावर आती है। ये क्या है, VI sin फाई। देखो हम लोगों के जो थीटा के हैं, ये कॉस कंपोनेंट होता है, ये साइन कंपोनेंट होता है। तो ये कॉस हम लोगों का बेस में कंपोनेंट होता है, साइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज।
तो हाइपोटेन्यूस हम लोगों का क्या होगा, दैट इज़ एपियरेंट पावर। एपियरेंट पावर, जो पावर हमको एपियर होती है VI में, वोल्ट एम्पियर में होती है या kVA में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो एक्टिव पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर को हम Q से डिनोट करते हैं और एपियरेंट पावर को S से डिनोट करते हैं। तो इसका डिनोट करने का सिंबल भी है PQR, PQS। तो S हमारा क्या होगा, एक्टिव एपियरेंट पावर। तो एपियरेंट पावर इज बेसिकली व्हाट, S। तो S क्या है, हम लोग को S का फॉर्मूला भी पता है। तो स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस परपेंडिकुलर, रूट में स्क्वायर होगा बेस का और परपेंडिकुलर का। तो एपियरेंट पावर इज व्हाट, इट इज़ द रूट ऑफ एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो उससे हम एपियरेंट पावर निकाल सकते हैं। अगर हमको पावर के दो कंपोनेंट दे रखे हैं, हमको वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है और फैक्टर फाई दे रखा है, एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल दे रखा है, तो फाई ये क्या है, बेसिकली पावर फैक्टर एंगल है। ये तीन चीज़ दे रखी हैं, तो हम पावर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का इसी में देखते हैं क्या है, पावर फैक्टर। तो व्हाट इज़ पावर फैक्टर, उसको जानते हैं हम लोग। तो पावर फैक्टर बेसिकली हम लोगों का क्या है वो देखते हैं। तो पावर फैक्टर नेक्स्ट है। तो पावर फैक्टर को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिव दैट इज़ मेजर्ड इन किलोवाट एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड टू द एपियरेंट पावर। तो ये क्या है, रेशियो है एक्टिव पावर टू द एपियरेंट पावर, मेजर्ड इन किलोवोल्ट एम्पियर। एपियरेंट पावर को किलोवोल्ट एम्पियर में मेज़र करते हैं, kVA में, फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो व्हाट इज़ पावर फैक्टर, कॉस फाई किससे निकालते हैं। तो कॉस फाई निकालने का तरीका है एक्टिव पावर अपॉन एपियरेंट पावर, किलोवाट अपॉन किलोवोल्ट एम्पियर। तो नोट, तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर को PF से डिनोट करते हैं। इन शॉर्ट पावर फैक्टर इज रिटन एज P.F। पावर फैक्टर का शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, नाम लिखने का तरीका है इसको। तो ये हम लोगों का हो गया क्या, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर फैक्टर पे ही हम लोगों का बिलिंग का जो मेन क्राइटेरिया डिपेंड रहता है वो पावर फैक्टर पे रहता है। अगर पावर फैक्टर हम लोगों का लैगिंग हो जाएगा तो हमारे बिल में जो हम पे पेनल्टी लगने लग जाएगी। अगर लीडिंग हो जाएगा तब भी पेनल्टी लगेगी। तो लीडिंग में भी अगर हम लोग लीड कराएं पावर फैक्टर को, तो पावर फैक्टर लीडिंग में भी ऐसा लगता है कि कोई अगर कैपेसिटर का यूज़ करता है वो लीडिंग पावर फैक्टर लगाने के लिए करते हैं हम लोग। इससे क्या होता है कि अब हम लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें कमी आएगी। तो उससे जो बोर्ड है उसको पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसको पता चलता है कि कोई जो कंज्यूमर है वो कुछ ना कुछ घपला कर रहा है। तो इसलिए पावर फैक्टर एक नॉर्मल उसमें रहना चाहिए, नॉर्मल वे में रहेगा पावर फैक्टर। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो टैरिफ लग कर आएंगे वो नॉर्मल लग के आएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेंचेंट लोड। तो जो स्वीकृत भार है, स्वीकृत भार का आधार, मतलब किस तरीके से हम लोग स्टेंचेंट लोड को मेज़र करते हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। द स्टेंचेंट लोड मीन्स द लोड विच इज़ अप्रूव्ड from time to time according to the various conditions and rules for the supply of electricity to the consumer। तो स्टेंचेंट लोड वो लोड है जो स्वीकृत भार, ऐसा भार है, तो स्वीकृत भार आएगा, यहाँ पे भात नहीं आएगा, भार आएगा, तो इसको सही कर लेना अपना। तो स्वीकृत भार, तो स्टेंचेंट लोड बेसिकली जो वो लोड है जो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रूल्स के अकॉर्डिंग जो किसी भी कंज्यूमर का एक्चुअल लोड जो दिखाया जाता है, स्वीकृत भार कितना, अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं तो आप लोगों को इतना भार ले सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टेंचेंट लोड। स्टेंचेंट लोड मीन्स दैट द लोड विच इज़ अप्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द वेरियस कंडीशंस एंड रूल्स फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर इन किलोवाट और इन हॉर्स पावर। तो किलोवाट हॉर्स पावर में एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट,
तो भारत जो सरकार के निर्देशों के अनुसार, जो नियमानुसार जो निर्देश हैं, उनकी जो स्वीकृति समय समय पर की जाती है विद्युत आपूर्ति के लिए, जो भार आप लोगों का स्वीकृत किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन लोड। अंडर दिस, इसके अंदर क्या आता है, द सम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज़ ऑफ ऑल द अप्लायंसेज ऑफ द कंज्यूमर एनर्जी यूज इज़ इंक्लूडेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक लोड इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो हम लोगों को जो लोड मिलता है, जैसे किसी का 1 किलोवाट का कनेक्शन है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, तो वो इस लोड के एक्सटेंशन लोड के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर होता है कि घर में टोटल लोड कितना है। अगर आपके घर में जैसे कि एक अप्लायंस हर टाइप का लगा हुआ है, ज़्यादातर अप्लायंस 1 हैं, 2 हैं, जितने हैं उसके बेसिस पर हम लोग अपना लोड फोरकास्टिंग करते हैं कि कितना लोड ओवरऑल लोड है। जो टोटल लोड होगा हम लोगों का, जो टोटल लोड होगा, तो उस टोटल लोड के बेसिस पर हम लोग बताएंगे कि हम लोगों का एक्सटेंशन लोड कितना है एक्चुअल। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है हम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन लोड। तो स्वीकृत भार का आधार क्या है, वो इसको कहते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन लोड। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मैक्सिमम डिमांड। तो व्हाट इज़ मैक्सिमम डिमांड? जो अधिकतम मांग है किसी भी कंज्यूमर की, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो किसी भी कंज्यूमर की अपनी अपनी डिमांड हो सकती है। किसी को 1 किलोवाट चाहिए लोड, किसी को 2 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड व्हाट इज़ क्या है उसको समझते हैं। द मैक्सिमम डिमांड इज़ मेजर्ड इन किलोवाट। तो किलोवाट में हम लोगों का जितना लोड है उसको मेज़र किया जाएगा। एक्चुअल जो रियल पावर है किलोवाट में उसको मेज़र करेंगे। इट इज़ हायर और हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर डिमांड मॉनिटर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो किसी भी समय पर जो मैक्सिमम डिमांड, जो अधिकतम मांग है किसी भी स्टेट की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी कंट्री की, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो एक घर की भी हो सकती है, घर के बाद में एक कॉलोनी की हो सकती है मैक्सिमम डिमांड, फिर कॉलोनी के बाद में पूरी एक डिफरेंट कॉलोनी मिला के एक ज़िला बनेगा। उस ज़िले की डिमांड कितनी है, फिर ज़िलों के मिला के फिर 4-5 ज़िले जब मिल जाते हैं तो एक जोन बन जाता है। जोन, फिर जोन के बाद में आप लोगों का क्या बनेगा, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट बनेगा। डिफरेंट जोन्स को मिला के एक स्टेट बनेगा। स्टेट के बाद हम लोगों का डिफरेंट स्टेट्स का जब सम होगा तो हम लोगों को एक कंट्री मिलेगी। तो डिफरेंट जो मैंने बताए हैं डिफरेंट, जैसे कि हाउस, फिर उसके बाद में कॉलोनी, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में स्टेट, फिर उसके बाद में क्या है, कंट्री। तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मैक्सिमम डिमांड हो सकती है। तो मैक्सिमम डिमांड बेसिकली हम लोग एक ग्राफ पे देखते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड का बेसिकली एक ग्राफ होता है कि टोटल ये टाइम होता है और ये होता है टोटल जो हम लोगों का पावर कंज्यूम हो रही है, पावर पी से डिनोट करेंगे। तो किसी भी टाइम पर जैसे पावर जैसे चल रही है हम लोगों की ग्राफ में, मैं ग्राफ दिखाता हूँ। जैसे मैक्सिमम ये पावर जा रहा है, ये ग्राफ बन रहा है आप लोगों का। तो ये एक पॉइंट आया आप लोगों का जिस पर कि आप लोगों की लोड की जो डिमांड है वो मैक्सिमम हुई। तो ये जो पॉइंट था, ये कौन सा समय था जिस पे कि डिमांड मैक्सिमम हुई, इसी को हम कहेंगे मैक्सिमम डिमांड पॉइंट या मैक्सिमम डिमांड। तो उसी के बेसिस पर हम लोग अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं मैक्सिमम डिमांड को देखते हुए कि अब हमारी जो अधिकतम मांग होगी उसको हम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कभी कभी होता है कि हमको दूसरे स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज से इलेक्ट्रिक पावर को लेना पड़ता है। तो यही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम डिमांड का। तो मैक्सिमम डिमांड इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड ऑफ एनी मंथ इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ किलोवाट आर सप्लाइड और विल बी कंज्यूम्ड टू बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ किलोवाट आर सप्लाइड ड्यूरिंग द 30 consecutive minutes in the that month। तो जो 30 मिनट में, आधे घंटे में, जो पूरे एक महीने में मैक्सिमम डिमांड जो बनी थी, किसी आधे घंटे के लिए भी अगर मैक्सिमम डिमांड, जैसे कि हम लोगों को ग्राफ में दिखा रहा था आप लोगों को कि किसी ग्राफ में अगर जो आपके अगर जैसे टाइम ग्राफ है, टाइम है, जैसे कि किसी आधे घंटे के लिए भी अगर कोई मैक्सिमम चली गई है, तो ये आधे घंटे के लिए जैसे ये मैक्सिमम गई, तो अगर आधे घंटे के लिए जाती है तो उसी को हम मैक्सिमम डिमांड मान लेंगे। अगर लगातार आधे घंटे तक कुछ जो इलेक्ट्रिक पावर है वो आप लोगों की मैक्सिमम रही, उसको मैक्सिमम डिमांड मानते हैं। उसी के बेसिस पर हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम डिमांड। ये है कॉन्सेप्ट मैक्सिमम डिमांड का। आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ग्राफ से।
तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंधित मांग होती है जो, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कहते हैं। तो होती क्या है इसको समझते हैं हम लोग। द कॉन्ट्रैक्ट लोड और द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इज द मैक्सिमम किलोवाट पावर दैट द कंज्यूमर कैन रीच। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या है कि ऐसी डिमांड जिस तक कि कंज्यूमर पहुंच सकता है, जो उस तक पहुंचाई जा सकती है। नॉर्मली अ फाइन इज इम्पोज्ड फॉर एक्सीडिंग दैट लिमिट बाय द कंज्यूमर। तो अगर उपभोक्ता पे इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है उससे ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है तो उसके ऊपर फ़ाइन चार्ज किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। द टैरिफ आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो फ़ाइन लगाने के जो टैरिफ्स हैं, जो शुल्क हैं, वो 2 भागों में बांटे गए हैं इसके टैरिफ्स। तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड और एक होता है एक्चुअल एनर्जी। तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के लिए जो चार्ज देना होता है वो अलग होता है, और एक एक्चुअल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसका चार्ज अलग होता है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था इलेक्ट्रिक टैरिफ्स में। तो द टैरिफ सिस्टम वी आर रिक्वायर्ड टू पे अ मिनिमम बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड और एंड द चार्जेस फॉर द एक्चुअल एनर्जी। तो हम लोग जो मिनिमम जो हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है कम से कम उसको पे करेंगे, और जो एक्चुअल हम लोग एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका भी पे करेंगे। तो बिल में जो लग के आती है वो हमारी एनर्जी का चार्ज लग कर आता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड्स के चार्जेस हैं वो भी लग कर आते हैं, एक्चुअल एनर्जी के जो आ रहे हैं और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के चार्जेस हैं वो लग कर आते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। इसके बाद में होता है हम लोगों का मंथली मिनिमम चार्जेस। तो MMC जो होता है, जैसे आपका कोई घर है उसमें अगर कोई रह नहीं रहा लेकिन मीटर लगा हुआ है तो कुछ एक मिनिमम चार्ज जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, मंथली मिनिमम चार्ज, MMC। तो बेसिकली ये क्या होता है इसको समझते हैं। द मंथली मिनिमम चार्ज एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस चार्ज, मतलब जो सेवा शुल्क है उसे छोड़कर मिनिमम चार्ज जो लगेगा, सेवा शुल्क अलग होता है। द मिनिमम मंथली चार्जेस विल बी 200 पर 2 किलोवाट। तो 100 रुपीज़ पर 2 किलोवाट, 2 किलोवाट के लिए 100 रुपये मिनिमम मंथली चार्जेस लगाए गए हैं अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। एंड द मंथली चार्जेस विल इंक्रीज बाय 60 रुपीज़ पर किलोवाट। तो 60 रुपये पर किलोवाट के लिए और बढ़ते जाएंगे। जैसे कि 2 किलोवाट है तब तक तो 100 रुपये रहेंगे, अगर किसी का 3 किलोवाट है तो 2 किलोवाट के 200 रुपये और प्लस 1 किलोवाट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो उसके 60 रुपीज़। तो हमारा जो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस 60, तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर सही कर लेना इसको, 160 है, ये 60 नहीं है, 160 पर मंथ उसको देना होगा मिनिमम चार्जेस। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मिनिमम चार्जेस फॉर द कंज्यूमर। जो न्यूनतम मासिक शुल्क है जो किसी भी कंज्यूमर को देना है वो यह कहलाता है। अगर कोई भी बिल्डिंग या कोई घर अगर बंद पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मिनिमम चार्जेस लगेंगे, तो उनको हम मंथली मिनिमम चार्जेस MMC कहते हैं। तो ये हम लोगों का मंथली मिनिमम चार्जेस कंप्लीट हो गया है। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी ट्रांसफॉर्मर्स, परिणाम मित्र जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर्स को, वही हम अगले टॉपिक कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और PDFs के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे जुड़े रहिए, और आपको स्क्रीन के ऊपर भी उसका दिख जाएगा कि कहाँ से आप लोग जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली नाम मैं उसका बता देता हूँ। चैनल का नाम है AP पॉलिटेक्निक BTE UP, AP पॉलिटेक्निक BTE UP, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा अभी वो है। ठीक है, थैंक यू।